ध्यान दीजिए, जीएस की हम अगली भाग को बढ़ाते हुए हम आपको और विशेष जानकारी देते हैं जो आपके समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए अहम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जिनमें से हम पिछली क्लास में सीख चुके थे कुछ बातें और कुछ बातें अब सीखने की हम कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक जिला ले लेते हैं और जिला का संपूर्ण विश्लेषण करते हुए आगे उससे जितने भी पॉइंट कनेक्टेड होते हैं उनको हम पूरी तरह से विश्लेषित करते चलते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, हमने कल आपको सिखाया था कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, उससे छोटा कौन है, जिनमें हमने आपको क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आपको सिखाया था। ठीक है, और इसी तरह से देशों के विषय में मैंने बात किया था। अब हम बात कर लेते हैं जो कल पढ़ा था उसी को एक नज़र में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला कौन है? उसका नाम है लखीमपुर खीरी। यही पर दुधवा नेशनल पार्क भी है, आप जानते हैं। ठीक है, और सबसे छोटा जो जिला है उसका नाम हापुड़ होता है। क्या है? हापुड़ है। ठीक है, आप समझते हैं इस बात को। और फिर सिखाया था उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र अर्थात वनावरण सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है, और सबसे यही ऐसा जिला है सोनभद्र जो चार तरफ से यानी चार राज्यों को टच करता है। कौन कौन? क्रमशः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को टच करता है। ठीक है, उसके बाद सबसे कम कहाँ है वृक्ष? तो आप समझ सकते हैं वन का सबसे कम कहाँ है, तो भदोही में है। कहाँ पर? भदोही में। ठीक है, और सर्वाधिक रूप से पॉपुलेशन की बात करें तो आपका प्रयागराज हो जाता है। न्यूनतम पॉपुलेशन की बात करें तो महोबा हो जाता है। और महोबा में आप समझ सकते हैं ये पानी की खेती के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी पानी के लिए अहम रूप से आवश्यक है। ठीक है, यह पान की खेती के लिए क्या प्रसिद्ध है? कौन? महोबा। और ये कहाँ है? बुंदेलखंड क्षेत्र में है। आप समझ जाइएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में है। यहीं पर आल्हा उदल का संबंध यहीं से है। और आल्हा उदल के संबंध में एक महत्वपूर्ण रूप से लिखा है जो ग्रंथ जिसे हम कहते हैं आल्हा खंड कहते हैं। आल्हा खंड आप बताइएगा किस बोली में लिखा हुआ है, अर्थात बुंदेली बुंदेली बोली के कुछ एक छोटी सी है जिसे हम बनाफरी बोली कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है, समझ जाइएगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन की बात हो गई। उसके बाद हमने सिखाया था कि जौनपुर सेक्स रेशियो में क्या है? सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला कौन है? जिला है। आप समझ सकते हैं। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो हमने बताया था ललितपुर हो जाएगा। क्या? ललितपुर। ठीक है, इस बात को आप समझ जाएंगे। रुको, जौनपुर जौनपुर कौन है? जौनपुर, ध्यान दीजिए, जौनपुर सर्वाधिक रूप से देखा जाए तो लिंगानुपात वाला जिला कौन है? जौनपुर। ठीक है, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। कौन? गौतम बुद्ध नगर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन है? उसका नाम है, समझ जाइएगा, जौनपुर। ठीक है, और आपसे कहीं पूछा जाए, कभी भी पूछा जाए कि गाजियाबाद क्या है? सर्वाधिक रूप से जनघनत्व गाजियाबाद का है और न्यूनतम जनघनत्व कहाँ का है? ललितपुर का। ठीक है, आपसे कभी सवाल पूछ लिया जाए कि परीक्षा बांध कहाँ है, तो परीक्षा बांध आपका ललितपुर में पड़ जाता है, बेतवा नदी पर। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। ललितपुर क्रमशः आपका सर्वाधिक रूप से उत्तर प्रदेश में यूरेनियम और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। देश में तांबा के लिए कौन सा राज्य अग्रणी है? यूरेनियम के लिए कौन सा राज्य अग्रणी है? खेतड़ी के खाने काहे के लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, अब पूरे विश्व में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश कौन है? ठीक है, आप इसे जरूर बताइएगा। और भंडार में पूछा जाए कि सबसे अधिक जो है यूरेनियम का भंडार किस देश में है और उत्पादन किस देश में है, आप इसको जरूर बताइएगा। ठीक है, आपसे एक बात कर लेते हैं जौनपुर। जौनपुर में जो गोमती की प्रमुख सहायक नदी है सई, सई का मिलन बिंदु गोमती नगर में कहाँ पड़ता है? जौनपुर में पड़ता है। जौनपुर की स्थापना की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जौनपुर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे मूर्ख सुल्तान रक्त पिपासु, ठीक है, सुल्तान, ठीक है, सबसे पढ़ा लिखा किंतु बेवकूफ यानी मूर्ख, बहुत कुछ जितने निगेटिव उपाधियां हैं ध्यान दीजिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में कही जाती हैं। मोहम्मद बिन तुगलक
ये जो है इसका मूल नाम जौना खां था। क्या था? जौना खां। और ये सुल्तान बनने से पहले दीपालपुर का क्या होता है? गवर्नर होता है। और जब इसकी मृत्यु होती है तो इसका चचेरा भाई होता है फिरोज शाह तुगलक, वो शासक बनता है। उसने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। समझ जाइएगा। जौनपुर किस नदी के तट पर है आप बताइएगा, अभी मैंने बताया है। ठीक है। अगला है, अब हम बात कर लेते हैं साक्षरता दर की। क्या? साक्षरता दर की। देखिए, साक्षरता दर में आपसे पूछा जाए सर्वाधिक रूप से पढ़ा लिखा जिला कौन है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला वो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। यहाँ पर 80.1% लोग पढ़े लिखे हैं। और श्रावस्ती वहीं पर न्यूनतम पढ़ा लिखा जिला हो जाएगा, जहाँ पर मात्र 46.7% लोग पढ़े लिखे हैं। कहाँ सर? श्रावस्ती में। ध्यान रखना, श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान देंगे। वहीं देश में बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक रूप से साक्षरता दर कहाँ पर है। सर्वाधिक साक्षरता आपका केरल में है। कहाँ पर? केरल में है। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। आपसे वहीं पर पूछा जाए कभी कि बताइए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पुरुष पढ़े लिखे कहाँ हैं, तो समग्र रूप से कहाँ पढ़े लिखे हैं ध्यान रखना होगा। इसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। उसी तरह पुरुष सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ हैं, तो गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? श्रावस्ती में। वहीं पूछा जाए पुरुष सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ हैं, तो आंसर होगा श्रावस्ती में। लेकिन पूछा जाए महिलाएं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कहाँ हैं, तो कानपुर नगर में है 75%। ठीक है। और सबसे कम महिलाएं पढ़ी लिखी कहाँ हैं? श्रावस्ती में 34%। डाटा याद रखना कि श्रावस्ती में महिलाएं भी, पुरुष भी और समग्र में भी न्यूनतम है साक्षरता में। ठीक। और पूछा जाए गौतम बुद्ध नगर पुरुष में और सर्वाधिक में साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर है। लेकिन महिलाएं साक्षरता पूछा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा कानपुर नगर। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक नज़र मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या किस जिले में रहती है और ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में रहती है, तो सर्वाधिक रूप से नगरीय जनसंख्या आपकी गाजियाबाद में निवास करती है। कहाँ पर? गाजियाबाद में निवास करती है। गाजियाबाद दिल्ली से लगा हुआ क्षेत्र है, इसलिए इसे छोटी दिल्ली अर्थात मिनी दिल्ली के नाम से जानते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया है, समझ जाएंगे। तो गाजियाबाद, इस बात को समझ जाएंगे। यहाँ पर सतासी सॉरी यहाँ पर 77.73% जनसंख्या नगर में निवास करती है, शहरी है। और 22.7% जनसंख्या यहाँ पर ग्रामीण है। समझ जाएंगे। इसी तरह पूछा जाए सर्वाधिक रूप से ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है, तो जहाँ पर पढ़े लिखे लोग कम रहेंगे वहीं पर तो ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा रहेगी ना। कैसे होगी? ठीक है। जानवर पाले जाएंगे, समझ जाएंगे, तो हो जाएगा आंसर श्रावस्ती। समझ जाइएगा ना, क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। आप ऐसे ही दिमाग लगा लीजिए, शहर में क्या लोग ज्यादा पशुपालन करते हैं? क्या खेती करते हैं? क्या शायद ही, बहुत कम। ठीक है, ना के बराबर। तो समझ जाइएगा वैसे ही कि सर्वाधिक रूप से आपसे पूछा जाए ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश कहाँ निवास करती है, तो समझ जाइएगा आपका श्रावस्ती आएगा। और नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद आ जाएगा। आपसे कभी पूछा जाए कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, जाहिर सी बात है श्रावस्ती। आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा अक्सर पेपर में आता है किस राज्य में नगरीय जनसंख्या है। ठीक है, किस राज्य में नगरीय जनसंख्या है, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक रूप से लोग शहर में निवास करते हैं, उसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। और राज्य पूछा जाए सबसे ज्यादा किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या रहती है अर्थात गाँव में निवास करते हैं, उसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। इस बात को आप जरूर से जरूर याद रखेंगे। लेकिन आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य कौन है, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या यानी शहरी जनसंख्या कहाँ रहती है? महाराष्ट्र। लेकिन सबसे ज्यादा शहर किस राज्य में है, उसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है, ये गुड पॉइंट है, इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है क्या? तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट रूप से इसे याद रखोगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के 10 लाख ही नगर कितने हैं, अर्थात
उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे नगर हैं जहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख से प्लस है? ठीक है, उनकी बात करते हैं। ध्यान रखना होगा, उत्तर प्रदेश में 10 लाख ही नगरों की संख्या आपसे पूछा जाए तो वीआईएमपी पॉइंट है 7 है। ठीक है, क्या है? 7 है। ठीक है, आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं? 18 मंडल हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान रखना होगा। ठीक है, 10 लाख की नगरों की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन है एक बार देख लीजिए। कानपुर। कौन? कानपुर। ठीक है, पहला पहला क्या मतलब जान लीजिएगा। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, ये अहम रूप से ध्यान रखना होगा। कौन कौन? कानपुर। कानपुर वो है जहाँ पर क्या है, आप समझ सकते हैं कि कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र है इंग्लिश में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्या? पल्स रिसर्च सेंटर, इस प्रकार से समझ जाएंगे। दलहन अनुसंधान केंद्र। ठीक है, और गन्ना और उसकी बात कहते हैं शुगर केन रिसर्च सेंटर अर्थात चीनी अनुसंधान केंद्र यहीं पर है कानपुर में। इस बात को विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, और कानपुर की और भी विशेष बातें हैं जो हम बाद में जानेंगे। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर या उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं। ये मैनचेस्टर क्या होता है? तो लंदन में एक मैनचेस्टर नाम का प्लेस है जो वस्त्रों के यानी सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। उसी के आधार पर हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर या उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु कहा जाता है। समझ जाइएगा। ठीक है, कानपुर आप जानते हैं गंगा नदी के तट पर है। यहीं पर एक क्षेत्र है बिठूर। क्या नाम है? बिठूर। आप इस बात को समझते होंगे। बिठूर से संबंधित नाना साहब का था। किसका? नाना साहब का। नाना साहब का मूल नाम धोधो पंत था। इनके सीआईसी कौन थे? सीआईसी कमांडर इन चीफ। 1897 क्रांति के समय नाना साहब के कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। तात्या टोपे का मूल नाम आत्माराम पांडुरंग राव था। ठीक है, इस बात को जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बिठूर आप समझ जाइएगा। अगला है लखनऊ। लखनऊ की बात कर लेते हैं। लखनऊ को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। लखनऊ को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। लखनऊ को इलाहाबाद से राजधानी लखनऊ कब बनाई गई? आप बताइएगा। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन है? बताइएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक न्यायिक राजधानी कौन है या प्रशासनिक राजधानी कौन है? आप बताइएगा। उत्तर प्रदेश की जो है हाई कोर्ट कहाँ है और इसकी खंडपीठ कहाँ है? आप बताइएगा। ठीक है, देखिएगा जो लखनऊ है, लखनऊ में इम्पॉर्टेंट है रूमी दरवाजा, पेपर में खूब आता है। ठीक है, छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है? लखनऊ में है। इन बातों को जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, लखनऊ पूछा जाए तो गोमती नदी के तट पर है। कहाँ? गोमती नदी के तट पर है। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? गोमती नदी पीलीभीत के फुलहर झील से फुलहर झील से निकलती है। गंगा की एक ऐसी सहायक है जो मैदान से ही निकलती है और मैदान में ही जाकर गाजीपुर में, कहाँ? गाजीपुर में ये गंगा में विलीन हो जाती है। समझ जाइएगा। ठीक है, लखनऊ से 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ध्यान रखना होगा। नाम था बेगम, क्या नाम था? बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल जो कौन थी? वाजिद अली शाह की क्या थी? पत्नी थी। वाजिद अली शाह को भारत में उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कथक, क्या नाम है? कथक का जनक माना जाता है। इस बात को समझ जाइएगा, जिसे आउटरम रिपोर्ट के आधार पर सन 1853 में क्या कर लिया था? इसे व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत इसे क्या कर लिया था? कुशासन का आरोप लगा करके इसे अंग्रेजी सरकार में शामिल कर लिया गया था। समझ जाइएगा। बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल, इनके पुत्र का नाम बिरदिश कादिर था। क्या नाम था? ध्यान रखिएगा।
वीरदेश का वीर था। समझ जाइएगा। बेगम हजरत महल को हम महक परी के नाम से जानते हैं। ठीक है, महक परी के नाम से जानते हैं, जो लास्ट में नेपाल भाग गई थी। समझ जाइएगा। ठीक है, ये अहम बातें इनको याद रखना होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? समझ जाइएगा, कथक है। अगला है आपसे और भी बहुत सारी बातें हमको फिर से बाद में कभी देखेंगे। अगला है गाजियाबाद। गाजियाबाद को हम छोटा दिल्ली कहते हैं, अर्थात मिनी दिल्ली के नाम से जानते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। आगरा, आगरा को हम कहते हैं, आगरा में पहली बात तो आलू निर्यात जोन है। आलू निर्यात जोन कहाँ कहाँ है? आगरा और फर्रुखाबाद में है। इस बात को जानते रहिएगा। आलू यहाँ से जो है भेजा जाता है, आप समझिएगा। ठीक है, आपसे कहीं पूछा जाए आलू लखनऊ से, अर्थात आलू जब यहाँ से निर्यात किया जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो ताज ब्रांड के नाम से। किस नाम से? ध्यान रखना होगा, ताज ब्रांड के नाम से। उसी तरह आम अगर लखनऊ से भेजा जाता है, उसे नवाब ब्रांड कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगरा, आगरा की स्थापना पूछा जाए किसने किया? आगरा की स्थापना आप बताइएगा, सिकंदर लोदी ने किया था। किसने? सिकंदर लोदी ने किया था 1504 ईस्वी में। ठीक है, सिकंदर लोदी, लोदी वंश का संस्थापक इब्राहिम लोदी, फिर सिकंदर लोदी, और उसके बाद आता है, ध्यान रखिएगा, जो लोदी वंश है, लोदी वंश का संस्थापक कौन है? उसका नाम आपका सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी नहीं आएगा, बहलोल लोदी। क्या? बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। उसके बाद आता है सिकंदर लोदी, फिर आता है इब्राहिम लोदी। आप समझ जाइएगा, इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में ही मारा जाने वाला पहला सुल्तान है। समझ जाइएगा। दिल्ली सल्तनत पर आसीन होने वाले राजवंशों का क्रमशः इस प्रकार है। कौन कौन से? देखिएगा, गुलाम वंश, गुलाम को ही मामलुक वंश। ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। इस बात को विशेष याद रखेंगे, क्रम से आता है। आगे हम बात करते हैं, यहीं पर ताजमहल है। क्या है? ताजमहल है। ताजमहल कब से कब तक बना है? इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ताजमहल आप जानिएगा, ये 1531 से लेकर 1531 से लेकर के 1553 तक बना, अर्थात कुल मिलाकर के ताजमहल बनने में कितना? 22 वर्षों का समय लगा था, जो एक कब्रगाह है। क्या है? कब्रगाह है। इस बात को समझ जाइएगा, ताकि कहानी आप जानते हैं, यमुना नदी के तट पर स्थित है, समझते होंगे। अगला है मेरठ। क्या है? मेरठ। इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान दीजिए कि जो मेरठ है, मेरठ क्यों अहम इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा। मेरठ से कुछ बातें। मेरठ में आप जानते हैं 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांतिकारी जाकर के पहुंच गए थे दिल्ली 11 मई को, और 11 मई को लाल किला पहुंच करके बहादुर शाह जफर को भारत का पुनः बादशाह घोषित कर दिया था। और इस प्रकार से अंततः क्रांति जल्द ही दबा दी गई, और बहादुर शाह जफर को उठा करके रंगून ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहीं पर इनकी 1864 में मौत हो गई। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि कितने ऐसे मुगल बादशाह हुए हैं जिनकी समाधि स्थल भारत से बाहर है? उनका नाम याद रखना होगा। एक दो बार दफनाया गया, उसका नाम है बाबर। ठीक है, पहले आराम बाग आगरा, उसके बाद फिर अंततः काबुल। उसके बाद देखेंगे आता है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर जिसके समय को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, इसकी रावी नदी के तट पर लाहौर में समाधि स्थल है, और एक नाम है रंगून में, इसका नाम है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। जफर उपनाम से कविता लिखा करता था, इसलिए इसे बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। इसका शासन केवल और केवल लाल किला तक ही सीमित रह गया था। ठीक है, तो बात करते हैं, मेरठ को हम क्रांति नगरी के नाम से जानते हैं, लेकिन कभी क्रांतिकारियों की नगरी पूछा जाए तो आंसर आपको बलिया लगाना होगा। क्या? बलिया लगाना होगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यहीं से एक बात हम आपको बता देते हैं कि अगला नाम है, अभी इस पे कुछ और हम तोड़ेंगे। ठीक है,
अगला है वाराणसी। वाराणसी आपसे पूछा जाए तो कभी भी ये गंगा नदी के किस तट पर है, दाएं या बाएं तट पर, इसे आप बताइएगा। ठीक है कि किस तट पर पड़ता है। वाराणसी है। ठीक है, समझ जाइएगा। अब वाराणसी में आपसे पूछा जाए कि वाराणसी किसकी राजधानी थी, तो काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। ठीक है, जो क्रमशः बरोड़ा और अस्सी नदी के संगम पर स्थित है, इस बात को समझिएगा। अब 16 महाजनपदों में पूछा जाए कौन है, 16 महाजनपदों में कुछ नाम याद रखिएगा। एक है कम्बोज की राजधानी हटक। ठीक है, इस बात को समझिएगा। कम्बोज याद रखना होगा, तक्षशिला याद रखना होगा। ठीक है, और एकमात्र महाजनपद कौन है जो दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है, उसे उसकी राजधानी पैठण थी, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और मगध की राजधानी क्या थी, चंपा की राजधानी। चंपा किसकी राजधानी है, आप जानिएगा। मगध और अंग के बीच कौन सी नदी है जो सीमा का निर्धारण करती थी, इन्हें आप जरूर ध्यान दे लीजिएगा एक बार। ठीक है, वाराणसी को हम सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश की स्पोर्ट सिटी किसे कहते हैं, तो मेरठ को कहते हैं। ठीक है, देश की स्पोर्ट सिटी हम पटियाला को कहते हैं। क्या नाम है, पटियाला, पंजाब में है। ठीक है, कभी भी पटियाली मत करना, पटियाली में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, समझ जाइएगा। ठीक है, और वाराणसी, वाराणसी को हम सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जानते हैं। दुनिया का सबसे प्राचीनतम नगर में भी ये शुमार है। ठीक है, अगला है प्रयागराज। प्रयागराज की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण रूप से संगम नगरी भी कहते हैं। ठीक है, और यह आप जानते हैं यहाँ पर क्या लगता है, महाकुंभ का भी आयोजन किया जाता है। ध्यान रखेंगे, जो कुंभ है, कुंभ 4 वर्ष, अर्ध कुंभ और महाकुंभ। और कुंभ क्या होता है तो सुन लीजिए। अर्ध कुंभ जो पहले लगता था 6 वर्ष पे, और कुंभ लगता था 12 वर्ष पर। महाकुंभ का आयोजन 144 वर्ष पर होता है। ठीक है, लेकिन अब 12 वर्ष में जो लगेगा उसे महाकुंभ का नाम दिया गया है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा, जो प्रयागराज है, प्रयागराज में आप समझिएगा एक समय है 605, 605 से लेकर के 647 तक एक राजा होता है जो पुष्यभूति वंश, यवर्धन वंश का राजा होता है। उसका नाम है, क्या नाम है, हर्षवर्धन। क्या नाम है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली के रचनाकार कौन है, स्वयं राजा हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन के जीवन पर लिखी हुई एक पुस्तक है जिसका नाम है हर्षचरित्र। जो इन्हीं के दरबारी कवि हैं उनका नाम है बाणभट्ट, इन्होंने लिखा है। ठीक है, हर्षवर्धन के ही दरबार में एक चीनी यात्री या एक चीनी ट्रोलर आया था जिसे हम हुएन के नाम से जानते हैं। ठीक है, हुएन के नाम से जानते हैं। हुएन की पुस्तक का नाम है सी यू की, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, चाइनीज भाषा में है। ठीक है, इसलिए इसे हुएन को ही हम तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहते हैं। विशेष रूप से आप इसे ध्यान दीजिएगा। ये जब पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा होता है, पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के युद्ध, नर्मदा नदी पर के तट पर नर्मदा नामक युद्ध में परास्त हो जाते हैं, तो इस स्वयं की बेइज्जती को बचाने के लिए ये सब कुछ दान कर देते हैं। और इस दान को करने के लिए कन्नौज और प्रयागराज में हर 5वें वर्ष जा करके दान दे देते थे सब कुछ। इस प्रकार से इस घटना को इतिहास में महामोच, क्या, महामोच परिषद कहा जाता है। क्या, महामोच परिषद कहा जाता है। आप सवाल ऐसे ही आता है कि बताइए महामोच परिषद कहाँ लगता था या लगता है, समझ जाइएगा। तो आपका प्रयागराज और कन्नौज। ठीक है, कन्नौज हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित करके कन्नौज बनाई थी, क्योंकि यहीं पर इनकी बहन, उनका नाम था राजश्री। ठीक है, इनका विवाह गृहवर्मन से, मौखरी राजा गृहवर्मन से हुआ था। इसी कहानी हम पीछे कई बार बता चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो हर्षवर्धन किसने परास्त किया था, पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय जाकर के खुद नरसिंह देव वर्मन, इन
हरिहर सिंह वर्मन से जाकर के पल्लव शासक था उससे परास्त हो गए थे। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये रही 10 लाखी नगरों की बात, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मेरठ के विषय में, संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं। देखो, आपसे कभी भी पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता से संबंध किसका है, तो आप जानते हैं मेरठ का है। ध्यान दीजिए, जो अभी 10 लाख की नगरों में एक नाम मैंने बताया मेरठ, मेरठ की हम बात कर लेते हैं। इसका संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से भी है, क्योंकि ये आप जानते हैं कि इतिहास में एक नाम आप समझते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे उनकी जानकारी आप पढ़े होंगे, ठीक है। जिनमें से महत्वपूर्ण रूप से एक नाम आता है मेरठ, ठीक है। मेरठ में स्थित एक प्लेस है, इसका नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आपसे कभी पूछा जाए कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। नदी का नाम पूछा जाए तो उसका नाम है हिंडन नदी। क्या नाम है? हिंडन नदी। आलमगीरपुर कहाँ है? हड़प्पी स्थल आलमगीरपुर। देखो, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता का है, चाहे सैंधव घाटी सभ्यता का है, चाहे हड़प्पा सभ्यता का है, बात एक ही है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का आपसे कभी आकार पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा त्रिभुजाकार है। VIMP पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता, ध्यान दीजिएगा, सबसे पूर्वी स्थल पूछा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल उसका नाम है आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के तट पर मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र में पड़ता है। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। सबसे पश्चिमी स्थल पूछा जाए तो सबसे पश्चिमी स्थल हड़प्पा सभ्यता का उसका नाम है सुतकांगे डोर। क्या नाम है? ध्यान दीजिएगा, सुतकांगे डोर। क्या नाम है? सुतकांगे डोर, जो आप जानते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान, क्या नाम है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के साउथ एरिया में पड़ता है। नदी का नाम है दास्क नदी के तट पर। कौन? दास्क नदी के तट पर। इंपॉर्टेंट रूप से है, जो महत्वपूर्ण मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, आंसर हो जाएगा मांडा। क्या नाम है? ध्यान दीजिएगा, मांडा। मांडा कहाँ है? मांडा आपका चिनाब नदी के तट पर है। कौन सा? मांडा आपका चिनाब नदी के तट पर है। इम्पॉर्टेंट है, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। मांडा कहाँ है? जम्मू और कश्मीर, ठीक है। चिनाब नदी के तट पर। चिनाब पर पूछा जाए कोई परियोजना है, एक है तुलबुल परियोजना। कौन? तुलबुल परियोजना, ये चिनाब नदी पर है। इस बात को समझ जाइएगा, ठीक है। चिनाब का प्राचीन नाम यानी वैदिक कालीन नाम अस्किनी है। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। आपसे वैदिक कालीन नदियों के नाम पूछता है, ठीक है। तो झेलम का नाम वितस्ता, ठीक है। गंडक का नाम सदानीरा। चिनाब का नाम क्या नाम है? चिनाब का नाम है, आप समझते होंगे कि अस्किनी कहते हैं। देखो, सिंधु की महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं, इनके प्राचीन काल के नाम अर्थात वैदिक कालीन नाम एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन कौन से हैं? ध्यान दे दीजिएगा, सिंध की सहायक नदियां कौन? ध्यान दीजिएगा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। अक्सर इनका नाम पूछता है। तो सिंधु का जानते हैं, सिंधु, ठीक है। झेलम, झेलम का नाम क्या होता है? झेलम का नाम वितस्ता है। चिनाब को हम अस्मिनी कहते हैं। रावी को हम क्या कहते हैं, आप बताइएगा, ठीक है। और व्यास को हम विपाशा के नाम से जानते हैं। सतलज को सतुद्री कहते हैं, ठीक है। रावी क्या कहते हैं, आप बताइएगा। एक नाम है गंडक, गंडक की का नाम होता है सदा नीरा। क्या नाम है हड़प्पी? इसका नाम वैदिक कालीन नाम क्या है? सदा नीरा, ठीक है। आप समझिएगा, ठीक है। अगला आपसे हड़प्पी स्थल और पूछेगा, जैसे आपसे पूछेगा कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा राजस्थान, रंगपुर गुजरात, ठीक है। रंगपुर गुजरात। धौलावीरा कहाँ है, तो धौलावीरा का मतलब होता है सफेद कुआं। धौलावीरा कहाँ है? ये आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है।
इस प्रकार से आपसे पूछे राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी हरियाणा में है, जो वर्तमान में सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल हो चुका है। इस बात को समझ जाइएगा। सबसे ज़्यादा हड़प्पी स्थल कहाँ प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा आपका गुजरात प्रांत में। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि जो है रोपड़ कहाँ है? तो रोपड़ पंजाब प्रांत में स्थित है। कहाँ पर? पंजाब प्रांत में स्थित है। इस प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। ठीक है। ये जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी कि सबसे उत्तरी स्थल, सबसे दक्षिणी स्थल, सबसे पूर्वी स्थल, सबसे पश्चिमी स्थल कौन है। इसी तरह एक हिंदी का थोड़ा सा पॉइंट जोड़ लीजिए। आपसे वन वर्ड कभी पूछा जाए उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ईशान। क्या कहते हैं? ईशान। उत्तर पश्चिम इसको कहते हैं वायव्य। ठीक। और इसको कहते हैं नैऋत्य। ध्यान रखिएगा। और इसे कहते हैं आग्नेय। कभी भी आपसे ये वन वर्ड पूछ लिए जाएं तो ध्यान रख लीजिएगा, ये हिंदी के हैं। ईशान, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय। ठीक है। इसे आप समझिएगा। अब आप उत्तर प्रदेश के विषय में देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विषय में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है। क्या है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का आपसे पूछा जाए सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? कौन सा? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन है? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जो बिंदु है उसका नाम है सहारनपुर। क्या नाम है? सहारनपुर। इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन है? सहारनपुर, जो लुगदी उद्योग के लिए फेमस है, यानी कागज निर्माण के लिए फेमस है। समझ जाइएगा। ये मात्र एक राज्य से टच होता है, उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। कौन? आप समझिएगा कि सहारनपुर किसको टच करता है? मात्र एक राज्य, उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। समझ जाइएगा। आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम हिस्सा कौन है? सबसे दक्षिणी जो है जिला है उसका नाम है सोनभद्र। क्या नाम है? सोनभद्र। और सोनभद्र मैंने बताया क्रमशः मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को टच करता है। इस बात को आप जानते होंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी स्थल पूछा जाए, सबसे पूर्वी प्लेस पूछा जाए तो उसका नाम है बलिया। क्या नाम है? इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बलिया। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। यहीं से गंगा नदी उत्तर प्रदेश को छोड़कर बिहार में प्रवेश करती है। इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से गंगा नदी उत्तर प्रदेश से किस जिले से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है? आंसर होगा बलिया। और किस जिले से एंट्री मारती है? उत्तर प्रदेश में बिहार, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर जिले से एंट्री मारती है। याद रखिएगा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से एंट्री मारती है और बलिया से बिहार में प्रवेश करती है। बलिया को हम क्रांतिकारियों की नगरी कहते हैं और मेरठ को क्रांति नगरी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है। आज से पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन है? तो सबसे पश्चिमी जिला उसका नाम है शामली। क्या नाम है? शामली। ठीक है। शामली सबसे पश्चिमी बिंदु अर्थात सबसे पश्चिमी जिला है। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अहम रूप से इम्पोर्टेंट सवाल है। आपसे एक बात बताएं, कभी पूछ ले जाए उत्तर प्रदेश का क्या, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? इसे महत्वपूर्ण रूप से याद रखेंगे। उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपकी पूछा जाए कभी भी तो उसका आंसर होगा 240 किलोमीटर। कितनी? 240 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के उत्तर से दक्षिण बिंदु की लंबाई 240 किलोमीटर है। ठीक है। और पूरब से पश्चिम बिंदु की जो लंबाई है उसे हम कहेंगे 650 किलोमीटर। इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। कितना है? 650 किलोमीटर। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और आपसे कभी भी पूछा जाए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो इसे ध्यान देना होगा 24, 32, 86। कितना? 86 वर्ग किलोमीटर। कितना? ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है? तो 24, 32, 86, 24, 32, 86 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का एरिया है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यूपी का मैप देखोगे तो पतला है ना, तो
इसकी जो है उत्तर दक्षिण की चौड़ाई है 240 और पूर्व से पश्चिम की लंबाई इसकी है 650 किलोमीटर। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। इसी तरह आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। भारत को एक नज़र में देख लेते हैं। हम इंडिया की बात करें, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। क्या है? इंदिरा कॉल। उसी तरह भारत का दक्षिणी बिंदु, दो सवाल कहेगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार की सबसे निचला स्तर है, उससे हम कहते हैं ग्रेट निकोबार। यहाँ पर एक पॉइंट है, इसे कहते हैं इंदिरा इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इसी को इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या? पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। और ये इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जो सबसे बड़ा है वहाँ का, उसे कहते हैं क्या? सुमात्रा आइलैंड, जो क्षेत्रफल में इंडोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है यह। और इंदिरा पॉइंट किससे? ग्रेट चैनल से अलग होते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। दुनिया का सबसे अधिक द्वीपों वाला देश कौन है? उसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और आपसे पूछा जाए मुख्य, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, लेकिन मुख्य भूमिका जैसे ये बनता है ना, तो ये जमीन का टुकड़ा, ये इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु, इसका नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है? कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। इसीलिए केप के मोरिन अंतरीप या केप के मोरिन भी कहते हैं। ठीक है, केप आप मत लगा दीजिएगा इसको, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर कन्याकुमारी में ही हम विवेकानंद क्या विवेकानंद मेमोरियल रॉक भी है, इम्पॉर्टेंट रूप से ध्यान दीजिएगा। और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको सब कुछ बोलना पॉसिबल नहीं है। आपसे पूछा जाए उत्तर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? जैसे यूपी में देखा तैसे भारत देख लीजिए। सबसे पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो नाम है कि बिथु। क्या नाम है? कि बिथु। ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? कि बिथु। कि बिथु कहाँ है? तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, भारत का पूर्वी बिंदु कौन है? उसका नाम है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे पूर्वी के बाद पश्चिमी बिंदु पूछा जाए, उसका नाम है गौर माता। ठीक है, क्या नाम है? गौर माता। क्या नाम है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है गौर माता, या इसी को गौहर माता भी कहते हैं। क्या नाम? गौहर माता भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम सरक्रीक पॉइंट भी कहते हैं, जो कच्छ के रण में स्थित है। इस बात को समझिएगा। अभी हम शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, आगे और बताएंगे। ठीक है, समझ जाइएगा। जैसे आपने देखा, उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई 240 है, पूर्व से पश्चिम की जो लेंथ है इसकी 650 है। तैसे ही इंडिया की भी तो होगी। देखिएगा, उत्तर से दक्षिण के जो बीच की दूरी है, इसकी टोटल लंबाई आपकी हो जाती है, उसका नाम है कितना? तो ध्यान दीजिएगा, 3214 किलोमीटर। तो बताइए, आपसे कहीं पूछा जाए भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है? 3214 किलोमीटर कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, 3214 किलोमीटर। लेकिन पूरब से पश्चिम की बात की जाए तो उसका नाम हो जाएगा 2933। कितनी? 2933। ध्यान दीजिएगा कितनी है, उसका नाम हो जाएगा 2933 किलोमीटर। एक बात बताएं, आप खड़े होते हैं, शरीर का ढांचा पैर से लेकर सिर तक लंबाई ज़्यादा होती है, ऐसे लंबाई कम होती है। उसी तरह से इंडिया का पूर्व से पश्चिम का जो चौड़ाई है 2933 अर्थात कम है, और लंबाई यानी ऊपर से नीचे की वो 3214 अर्थात ज़्यादा है। इस बात को समझ जाइएगा। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 24 32 कितना? 24 32 86 वर्ग किलोमीटर है।
उसी तरह भारत का क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा कितना है, तो 32,87,263 किलो वर्ग किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो ये बढ़िया से याद हो जाएगा, जैसे मुझे याद है, ठीक है, आपको भी याद हो जाएगा। इस बात को विशेष ध्यान देंगे। हमने आपको इतनी बातें सिखा दी कि इंडिया की बात इस प्रकार से है, ठीक है। अब देखो अहम बिंदु कौन बनेगा और अंतिम रूप से देख लेते हैं। आपसे पूछेगा भारत उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों को स्पर्श करता है, ठीक। तो इसे हम मिटा देते हैं, क्या करते हैं, मिटा देते हैं। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों को स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश 8+1 राज्य को टच करता है। कैसे, 8 राज्य हैं, यानी उत्तर प्रदेश 8 राज्यों को स्पर्श करता है और एक यूटी अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन अर्थात दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को टच करता है। तो ध्यान दीजिएगा किसको किसको टच करेगा, तो विशेष रूप से देखिए, अगर इसे उत्तर प्रदेश मान लिया जाए, ठीक है, उत्तर प्रदेश इसके इस क्षेत्र में आपका पड़ेगा, यानी उत्तर में क्षेत्र में पड़ेगा इसका नेपाल, क्या पड़ेगा, इसे ध्यान दीजिएगा नेपाल पड़ेगा, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा क्या पड़ेगा, नेपाल, ठीक है। और एक तरफ इसका पड़ जाएगा यूके अर्थात उत्तराखंड, उत्तराखंड के जस्ट बगल में पड़ जाता है हिमाचल प्रदेश जो सहारनपुर टच करता है, ठीक है। उसकी बात देखेंगे आपका ये 4